दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से तस्वीर जब से एग्जिट पोल आया है सामने आने लगी है, तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि एग्जिट पोल क्या वाकई में एग्जिट पोल है या फिर ये किसी और बड़ी चाल की बड़ी बिसात है। क्या वाकई में एग्जिट पोल पर विश्वास किया जा सकता है या फिर यही एग्जिट पोल हमेशा की तरह चुनाव के परिणाम आने से पहले एक बड़ा हथियार है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, कुछ इसी तरह से पहले कुछ राज्यों में भी हुआ। राज्य की जमीन की तस्वीर कुछ और कह रही थी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए और उससे पहले एग्जिट पोल आया तो सब कुछ बदला सा दिखाई दिया। एग्जिट पोल क्या वाकई में विश्वास लायक बचा है? क्योंकि आज की तारीख में करोड़ों जनता अब एग्जिट पोल को देखना नहीं चाहती है। जब से कल एग्जिट पोल आया है, लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। जगह जगह पर लोगों में बेचैनी है। नेताओं में नहीं, मैं वोटर्स की बात कर रही हूँ। नेता इस वक्त अपनी आखिरी साख बचाने की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर से बात करें तो इंडिया गठबंधन के नेता साख इसलिए बचाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट आ रही थी और जिसके आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 सीटों का ऐलान भी कर दिया था कि गठबंधन जीतने जा रहा है इतनी सीटें, वो दरअसल पूरा कैलकुलेशन अब डगमगा गया है। किसके आधार पर? अब से पहले जब भी चुनाव हुआ करते थे, तमाम नेता अपनी उंगलियों पर गिन लिया करते थे कि कहां से कितने वोट आ रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं। और कोई सर्वे तब नहीं हुआ करता था, कोई ऐसे जुगाड़ नहीं हुआ करते थे जो जा करके कंपनियों को पैसा दिया जाए, फिर वो बाजार में नंबर लेकर आए और वो नंबर मीडिया दिखा दे और ये बता दे कि हाँ देखिए अब ये ही सरकार बनने जा रही है। और उसी एग्जिट पोल को देखकर जनता ये मान ले, करोड़ों की जनता ये मान ले कि हाँ यही सच है। लेकिन क्या वो सच है? सोचना ये है। सवाल यहाँ से उठना शुरू हो गया जब जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके ये कह दिया कि 150 डीएम से अमित शाह ने बात की है फोन पर। क्या बात की है? क्यों बात की है? क्या करवाना चाहते हैं अमित शाह डीएम से? डीएम का क्या रोल है कि इस वक्त पार्टी का कोई नेता डीएम से बात करे? जी, इस वक्त केंद्र में सरकार जो जा रही है या फिर से आ रही है या फिर जा करके नहीं आ रही है, कोई भी समीकरण देखिए, लेकिन इस वक्त बीजेपी वहां पर है और बीजेपी के पास तमाम अधिकारियों की लगाम उनके हाथ में है। पिछले 10 साल से लगातार केंद्र में बीजेपी है, एक एक अधिकारी पर उनकी कड़ी नजर है। अब ये अधिकारी दबी कुचली जबान में कुछ ना कुछ कहते दिखाई देते हैं। यहां तक कि अब तो कुछ ऐसे वीडियो आ गए हैं कि वोटर भी खुलकर नहीं बोल पाता है कि वो किसको वोट देने जा रहा है। वो भी धीरे धीरे बोलता है कि मैं वोट किसको दूंगा लेकिन बता नहीं सकता हूं। ऐसे तमाम वीडियो हमारे सामने आए हैं। ऐसे में एक अधिकारी कितना खुलकर सांस लेकर बात कर सकता है, ये तो आप और हम बेहतर समझ सकते हैं। खैर, डीएम 150 डीएम जिनकी अमित शाह से बात हुई, ये बात जयराम रमेश ने कही और इसी उनके ट्वीट पर चुनाव आयोग ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी और भेज दी। मीडिया के पास भी ये चिट्ठी आई। इस चिट्ठी को देखिए आप। इस चिट्ठी में लिखा है कि अगर आपके पास उनके फोन नंबर हैं 150 डीएम के तो आप हमसे साझा कीजिए, हमें बताइए जिनसे अमित शाह ने बात की है। चुनाव आयोग ये बात जयराम रमेश को बोल रहा है, जो ये बता रहे हैं कि ऐसा उन्हें शक है। ये बात उन्हें उनसे भी पूछनी चाहिए जो कि फोन पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अंतर्गत इस वक्त देश की तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, सब उन्हीं के अंडर आती हैं। ये तमाम अधिकारी अपनी प्रमोशन के लिए उन्हीं की राह तकते हैं, उनकी एक झलक पाने को तरसते हैं। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है उसमें विपक्ष उन्हीं पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि उनको ये चेक करना होगा चुनाव आयोग को कि कैसे अमित शाह ने 150 डीएम से बात की। 741 डीएम इस पूरे देश में हैं, 741 जिलाधिकारी। अगर उनमें से 150 से बात की है तो आप ये मानकर चलिए कि खेला हो सकता है। एक आम धारणा इस वक्त चुनाव के परिणामों को लेकर हर व्यक्ति की जबान पर है, जो कि निष्पक्ष है। उसमें जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि 150 सीटों के आसपास या 200 तक का गणित गठबंधन का मजबूत है। कम से कम 200 से 95 की बात जो की है
मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295। अगर ये गठबंधन का गणित मजबूत है यहाँ पर, तो ये मानकर चलिए कि ऐसे में 150 सीटें अगर यहाँ से टूट जाती हैं और वो बीजेपी के हिस्से में चली जाती हैं, अगर डीएम यहाँ पर कुछ इस तरह का खेल कर देते हैं, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? तो फिर क्या वाकई में बीजेपी फेयर गेम के साथ में सत्ता पाएगी? तो फिर क्या वाकई में विपक्ष बार बार इसी तरह से मात खा जाएगा? और जो लोग विपक्ष को वोट दे रहे हैं अभी तक, वो भी अच्छे खासी तादाद में हैं। आपने और हमने देखा था 2022 में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर थी। समाजवादी पार्टी का हिस्टोरिकल वोट परसेंटेज सामने आया था। वहीं पर योगी आदित्यनाथ को जो मैंडेट मिला था, लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे। तमाम तरह के बूथ पर निगरानी की गई थी, ईवीएम पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन अब नजर रखी जा रही है डीएम पर। ईवीएम नहीं, डीएम। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनका भी ये कहना है कि अब ईवीएम पर नहीं, डीएम पर नजर रखिए। यानी कि सारा खेला जो है वो डीएम के इर्द गिर्द है। ईवीएम भी तो डीएम के पास ही कंट्रोल में रहती है। ये पूरा कुछ जो कुछ हो रहा है उसमें डीएम का रोल बड़ा है। अगर ऐसे में डीएम पर नजर रखी जाती है और वहां की कुछ पोल खुल जाती है, लेकिन ये किस तादाद तक हो सकेगा, सवाल ये है। क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं, जिनके बॉसेस हैं, जो बड़े अधिकारी जो हैं, वो सब इस वक्त अमित शाह के अंतर्गत हैं। ये मानकर चलिए कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इस वक्त है उन सबको आदेश देना, लेकिन यहाँ पर आदेश उनकी जगह कहीं और से भी हो सकते हैं। ये प्रोसेस में, प्रोटोकॉल में चुनाव जिन दिनों है, जब तक कि अनाउंस नहीं हो जाता है, तब तक इस बीच में चुनाव आयोग के हाथ में पूरी ताकत होती है। लेकिन चुनाव आयोग तो खुद जयराम रमेश से डीएम के नंबर मांग रहा है। यहाँ पर एक बार कम से कम इतना बड़ा सवाल विपक्षी पार्टी के बड़े नेता ने अगर खड़ा किया है, तो ये मानकर तो चलिए कि एक बार तो अमित शाह के फोन कॉल की जांच होनी चाहिए थी। कितने लोगों से कब कहां क्या बात हुई, इस मामले को लेकर के कुछ तो उछाल होना चाहिए था। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी दल इसको लेकर पहुंचेगा, बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इसमें दखल देने की बात करेगा, तब तक चुनाव निपट चुका होगा, शपथ हो चुकी होगी, कुछ भी नहीं हो सकेगा। और उसके बाद जो भी जांच इस मामले की करेंगे वो सब सरकार के अंतर्गत होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के इस वक्त जो भी खेला हो रहा है, एक बहुत अच्छी समझदार सोची समझी रणनीति है। और ये सोची समझी रणनीति बीजेपी की है। हर बार एक नए तरीके से बीजेपी बहुत खूबसूरती से ये खेल कर जाती है और यहाँ पर विपक्ष तकता रह जाता है। या तो विपक्ष को बीजेपी की चाल से अपनी चाल मिलाकर चलना होगा, नहीं तो इसी तरह से मात खाते रहना पड़ेगा। कम से कम इस वक्त जब बात कर रहे हैं हम 150 डीएम की, जब बात कर रहे हैं 741 में से 150 डीएम की, तो उनका एक अहम रोल है, खास तौर से उन सीटों पर जहां पर क्लोज मार्जिन में जीत या हार हो सकती है। कुछ इसी तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ था, अगर आपको याद हो। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर सिर्फ 2000, 10,000, 5,000 के गैप से जीत या हार दर्ज हुई थी। इतना ही अंतर था, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसी ही सीटें आज की तारीख में इस देश में 543 सीटों में से लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत अच्छी खासी टक्कर की लड़ाई चल रही है। टक्कर की लड़ाई में एक तरफा होने के लिए बीजेपी इस तरह के साम दाम दंड का इस्तेमाल करती है, तो फिर आप ये मानकर चलिए अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो बीजेपी के लिए 400 पार होना बहुत आसान होगा। वहीं पर अगर यहां पर बात करें विपक्ष की, विपक्ष इस 150 सीटों को किसी तरह से फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत चुनाव का परिणाम निकलवा लेता है, तो यहां पर एक अच्छा अंतर दोनों के बीच में दिखाई दे सकता है। सर्वे भले ही टीवी चैनल पर बड़े नंबर्स दिखा रहे हो, लेकिन क्या वाकई में आप लंबे वक्त तक इन्हीं सर्वेस के परिणाम को देखकर तसल्ली करके अपने घर में कुर्सी पर बैठ सकते हैं? क्या वाकई में आपके दिल में यह सवाल नहीं आएगा कि जो भी परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी होने चाहिए? चाहे बीजेपी देश में 500 सीटें ले जाए, लेकिन पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसी तस्वीर जब सामने आती है जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत दिखाई दे रहा होता है, उस वक्त अपने मन को टटोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वाकई में हमारे देश में इस वक्त फेयर इलेक्शन हो रहा है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर सब कुछ पारदर्शी होता है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये पता होना चाहिए। आपको याद होगा कोरोना के दौरान
पीएम केयर फंड जब बनाया गया था, उसका पैसा कहां से आया था ये तो पता था, लेकिन कहां गया, किसके पास गया, ये तस्वीर साफ करने में सबके पसीने छूट गए। आखिरकार ये योजनाओं में पैसा इस्तेमाल किया गया, इस तरह की तमाम तरह की तस्वीर सामने आने लगी। बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त बीजेपी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो कितने लंबे वक्त तक सत्ता में रहना चाहे रहे, लेकिन पारदर्शी जरूर रहे। कुछ भी गलत तरीके से जीते हुए चुनाव के आधार पर अगर वो कुर्सी पर रहती है तो बहुत लंबे वक्त तक वो उन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी जब देश की जनता एक अराजकता में तब्दील हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम तरह की आप इतिहास की किताबें निकालिए, आप राजनीति की किताबें निकालिए, पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा होगा, सब किताबें आप निकालिए, उसे खंगालिए, उसे पढ़िए और समझिए कि जब भी किसी देश में इस तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं तो जनता एक वक्त के बाद में खुद ही अराजकता की स्थिति में आ जाती है, जो कि सबसे बुरी स्थिति है। हाल ही में ऐसी स्थिति इजराइल में भी देखने को मिली थी। हाल ही में ऐसी स्थिति कई जगह देखने को मिल चुकी है। कई देश ऐसे हैं जो इस स्थिति का शिकार हो चुके हैं, जब देश का मुखिया अपनी चलाता है, किसी की सुनता नहीं है, और जहां पर पूरी तरह से पूरा खेल साफ नहीं गलत तरीके से होने लगता है, उसकी बिसात अलग तरीके से बिछाई जाने लगती है, तो उस वक्त उसके बाद अंत उसका शायद पॉलिटिकल पार्टी ठीक से ना कर पाए, लेकिन जनता करने लगती है। आपको एक बार सोचना होगा, इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका वोट है, और उस वोट को अगर कोई खेल जाता है तो ये लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा कलंक हो जाता है। बीजेपी को भी इस पर सोचना होगा। अगर वो लंबे वक्त रहना चाहती है तो कम से कम पारदर्शी रहना ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसी वजह से इस वक्त विपक्षी नेता उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अगर यहीं पर बीजेपी इस वक्त पारदर्शिता को आधार बना करके सत्ता में वापसी करने की कोशिश करती तो शायद विपक्षी दल इस तरह के सवाल नहीं उठा पाते। खैर, इस बार जो भी सत्ता में आएगा उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां सामने हैं। देश को बचाने की तमाम तरह से चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको